नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल्बिडो आईएएस। आज जो टॉपिक है संविधान को बनाने को लेकर है। हमारे सामने देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान को निर्माण लेकर के है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य फोकस हम कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, एपीएस या अन्य अदर स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस 2024 की बात करेंगे। कहाँ कहाँ से प्रबल क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है संविधान बनाने को लेकर संविधान सभा से। अदर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। आगे अभी खुद आप देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा को लेकर। संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है ये आया कहाँ से, कैसे आया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप अगर देखेंगे, देखिए बहुत बढ़िया, मैं मैप नहीं बनाता हूँ, फिर भी आप लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि तो इस तरीके का एक हमारा जो देश है भारत पहले मुगलों के बाद में जो है अंग्रेजों के अधीन हम लोग गुलाम रहे। तो यहाँ से हम लोगों ने इन अंग्रेजों को, इंग्लैंड वालों को भगाने के लिए अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें जब अंग्रेजों को लगा कि अब हमको भागना पड़ेगा इंडिया से क्या होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अपने देश, कहाँ, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, लंदन में भाग जाएंगे, इंग्लैंड भाग जाएंगे। तो इन लोगों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए इंग्लैंड वाले ने यानी कि यूके ने क्या लाया है, 23 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन, 23 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन पेश करते हैं। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की बात कहीं भी नहीं उल्लेख किया था। इसलिए हमने, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीयों ने, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये क्या नाम है इसका, क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को 3 सदस्य था, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष है इस प्रस्ताव के। इसको हम लोगों ने असफल बना दिया क्योंकि हम लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। भारत को किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता देने की बात नहीं कहा गया था इसमें, तो ये असफल हो गया। आगे चलकर हम लोगों ने आंदोलन और तेज कर दिया। इसी को जो है गांधी ने भी कुछ नाम दिया, पट्टाभी सीतारामैया ने भी नाम दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया। कमेंट करके बताइएगा इसको जो है असफल होने के बाद में गांधी ने, पट्टाभी सीतारामैया ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, कमेंट करके बताइएगा। पूछा जाता है किसने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, किसने क्या कहा, कमेंट करके बताइएगा। आगे इन लोगों ने भेजा हमारे पास कैबिनेट मिशन। एक कैबिनेट मिशन, ये भी 3 सदस्य था, ए.बी. अलेक्जेंडर वही 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये आता है भारत में 24 मार्च 1946 को। इसकी एक खास विशेषता थी, इसने जो अभी तक चल रहा था द्विशासन वाली सिस्टम जो चल रहा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक निर्वाचन या हिंदू या मुसलमान के लिए कहिए अलग पृथक निर्वाचन की बात जो चल रहा था, ये नहीं लाए थे। लेकिन इसको जो है इसने जो आया भारत में, इसने ये कहा कि हम आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको शासन चलाने के लिए, भारत देश को शासन चलाने के लिए एक कोई किताब होनी चाहिए, एक बुक होना चाहिए जिसके आधार पर आप देश का शासन चलाएं, कानून का किताब होना चाहिए जिसके आधार पर आप शासन चलाएं, इन्होंने ये कहा। इसलिए हमारे यहाँ के भारत के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रमुख रूप से माने जाते हैं, संविधान निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने और भी लोगों ने कहा कि हम भाई संविधान बनाएंगे। इसलिए कैबिनेट मिशन ने जो संस्तुति प्रदान किया, ये संशोधित जो प्रदान किया, इसकी संस्तुति के आधार पर हम लोगों ने भारत में एक संविधान बनाने के लिए सभा बुलाया। भारत में
संविधान बनाने के लिए क्या बुलाया? सभा। ये सभा किस संदर्भ में बुलाया? संविधान बनाने के लिए। तो क्या हो गया? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन अब कब होता है? इसी के संशोधित के आधार पर होता है जुलाई 1946 में। इसका गठन कब होता है? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है। किसकी संशोधित के आधार पर? संविधान सभा का गठन किसकी संशोधित के आधार पर होता है? कैबिनेट मिशन की संशोधित के आधार पर। ये भी 3 सदस्यीय था। कब आया था? भारत में इतने में आया था। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। संविधान सभा के बारे में अब जान चुके हैं। संविधान सभा का जो गठन होता है कब होता है? जुलाई 1946 में। अब यहाँ से यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसकी संशोधितों के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के संशोधित के आधार पर हुआ, या क्या नाम है, क्रिप्स प्रस्ताव पर हुआ, या ऐसा दे सकता भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर हुआ, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो संविधान सभा का जो भारत में गठन हुआ है कैबिनेट मिशन की संशोधितों के आधार पर हुआ है। और इसका गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। पूरा डेट जुलाई 1946 में इसका गठन होता है। अब जब गठन होगा तो इसकी बैठक भी होगी। तो पहली बैठक भी होती है। पहली बैठक, ये पहली बैठक कहाँ होती है? 2 चीज़ें हैं, नई दिल्ली में होती है। पहली बैठक कहाँ होती है? नई दिल्ली में होती है। और इस समय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब जो अध्यक्ष, अभी शुरुआत की बात है, ये अध्यक्ष जो शुरुआत में बनाए जाते हैं ये अभी अस्थायी होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ये ज़्यादा उम्र के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये बनाए गए हैं। ये पहली बैठक जब होता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होता। कहाँ होता? दिल्ली में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली बैठक कहाँ होता है तो नई दिल्ली में। अब इसकी दूसरी बैठक होती है, यानी कि संविधान बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है। संविधान सभा का गठन हो गया है जुलाई 1946 में। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होता है। दूसरी बैठक ये कब होता है और कहाँ होता है? ये भी नई दिल्ली में होता है। और कब होता है? 11 दिसंबर को 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है। अब की बार अध्यक्ष जो बनते हैं वो अध्यक्ष कैसे होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहली बार भी बने, उसके तुरंत दूसरी बार भी बने हैं। ये वही हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूल रूप से कहाँ के निवासी रहते हैं? बिहार के। बिहार नहीं गए हैं? बिहार आप लोग जाइएगा, पटना देखिएगा, गया देखिएगा, घूमने लायक स्थान है गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सच्चिदानंद, इनके लिए डॉक्टर नहीं लगाया जाता, सच्चिदानंद सिन्हा ज़्यादातर, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बनते हैं। अगर ये पूछ लीजिए अस्थायी कौन बनते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा गया, ये अस्थायी और अस्थायी नहीं लिखा गया तो भी पहले ये, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये दूसरी बैठक है। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को ये तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को।
इसी 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया है 13 दिसंबर 1946 को की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये समझिए, अगर संविधान बन रहा है तो किसी उद्देश्य से बन रहा है, कोई मतलब से लेकर बन रहा है, उसकी कोई सिद्धि होनी चाहिए। तो उद्देश्य, इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव क्यों लाया गया? क्योंकि उद्देश्य के लिए किसने लाया उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया ये उद्देश्य प्रस्ताव। यहीं पर एक थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे एक और पॉइंट में। ये जो अध्यक्ष बने हैं अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन यहीं पे एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष ये उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये पूछा जा सकता है, एच.सी. मुखर्जी इसके जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया है। इसलिए कि भाई संविधान बनाने कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के काम नहीं हो सकता है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए अभी पास नहीं हुआ, आगे चलकर यानी कि दिसंबर के बाद में 22 जनवरी 1947 को, 46 के बाद 47 आएगा, 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। सर्वसम्मति से पास हो गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया, इसी दिन से यानी कि 22 जनवरी 1947 को जब सर्वसम्मति से पास होता है उद्देश्य प्रस्ताव, इसी दिन से अनेक प्रकार की समितियों का गठन हुआ। अनेक प्रकार की समितियां, यहाँ तक हो गया हो तो मैं इसे डिलीट कर दूं, मिटा दूं। यहाँ तक हो गया, ओके। देखिए ये जो 22 जनवरी को ये पास करा देते हैं, पास हो जाता है 1947 में सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पास। अब आ गया उद्देश्य प्रस्ताव। हमारे जो संविधान में प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना कहीं भी नहीं लिखा, प्रस्तावना के स्थान पर उद्देशिका लिखा है। क्या लिखा है? उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब होता है प्रियम्बल। इसका मतलब प्रस्तावना सही, लेकिन प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना के स्थान पर उद्देशिका लिखा है। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। इन्हीं के उद्देश्य प्रस्ताव लाने की वजह से इनको सम्मान देने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रस्तावना शब्द ठीक नहीं, इसके स्थान पर उद्देशिका। उद्देशिका है प्रस्तावना ही, लेकिन प्रस्तावना को संविधान में क्या लिखा गया? उद्देशिका। क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। इसको उद्देश्य प्रस्ताव लाने के कारण इनको सम्मान देना चाहते थे, इसलिए सम्मान देने के कारण जो है उद्देशिका नाम दे दिया प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना के स्थान पर उद्देशिका है, अर्थात प्रियम्बल है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को सम्मान देना था। तो जब अनेक समितियां बन गई, समितियां क्या बनी है? समितियां बनी। ये समितियां बहुत प्रकार की समितियां, एक दो नहीं, कई प्रकार की समितियां हैं। सबसे बड़ी जो समिति थी, इसमें सबसे बड़ी समिति की अगर बात करेंगे तो प्रारूप समिति थी। ये प्रारूप समिति थी, सबसे बड़ी समिति। इसी को एक नाम और देते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, और उसे ये अलग है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं। तो अभी बाद में हम करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये प्रारूप समिति है, दूसरा लिख सकते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति ये सबसे बड़ी समिति, ये प्रारूप समिति है। ये 7 सदस्य था। कितने सदस्य इसमें थे? 7 सदस्य। 7 सदस्य थे। ये सबसे बड़ी समिति यही थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी। अगर ये पूछ लिया जाए जितनी भी समितियां बनी हैं तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख समिति यही थी।
ये 7 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष है और 6 अन्य हैं। ये जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। क्लियर हो गया इसके। और साथ में 6 अन्य सदस्य हैं। इन 6 सदस्यों के नाम आपको रटना है, आपको बताना है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए ये 6 सदस्य कौन हैं। डीपी खेतान रहते हैं या मर जाते हैं, मृत हो जाता है। अगर डीपी खेतान का मृत हो जाता तो उनके स्थान पर कौन आते हैं? एन माधवराव आते हैं या बीएल मित्र आते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए इन 6 का नाम। मैं छोड़ दे रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये 7 सदस्य है। दूसरा चीज अगर बात करेंगे, इस प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी.एन. राव। बी.एन. राव का मतलब होता है बेनेगल नरसिंहा राव। बेनेगल नरसिंहा राव, इसका मतलब यही होता है बेनेगल नरसिंहा राव। बी.एन. राव ने इस प्रारूप समिति को तैयार किया था। अगर ये पूछ लिया जाए बी.एन. प्रारूप समिति को किसने तैयार किया था, तो बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कितने सदस्य था? 6 सदस्य। 6 सदस्य में कौन कौन थे? एक किसका मृत्यु हो गया और कौन छोड़ के चले गए? एक छोड़ के चले गए, एक का मृत्यु हो गया। उनके स्थान पर नए कौन आए? और 4 अन्य जो बचते हैं उनका भी। कुल मिला के 6 सदस्य। इनको कमेंट करके बताइए तैयार किसने किया है? बेनेगल नरसिंहा राव। क्लियर हो गया। इसलिए इन्हें बेनेगल नरसिंहा राव को संवैधानिक सलाहकार भी माना जाता है। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। तो ये संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशनल के ये जो है एडवाइजर थे, सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ये भी पूछा गया। मैं जितना बता रहा हूँ सब पूछा गया। अब दूसरी चीज, एक प्राण लेखन समिति है, इसका भी चेयरमैन पूछा जाता है। इसके भी डॉक्टर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। पांडुलेखन, पांडुलेखन मतलब जो है पांडुलिपि, पांडुलेखन। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा अगर बात करेंगे संघ, एक है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन बनते? देखिए याद करने का मेरा अलग तरीका, कैसे याद करेंगे, कैसे दिमाग में याद रहेगा। जैसे संघ मतलब पूरा देश की बात हो रहा, पूरे भारत की। भारत का पावर ज्यादातर किसके हाथ में होता? प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के? पहले नंबर पे मुख्य रूप से पावर, वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के हाथ में। और भारत का पहला प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के ये अध्यक्ष हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष। अगर ये कहा जाए कि प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांत समिति। अब प्रांत में कैसे? अब देखिए याद करने की यहाँ भी तरीका, ऐसे याद करिए कि प्रांतों को, पहले हमारा देश छोटी छोटी प्रांतों में, रियासतों में बटा हुआ था, जान रहे हैं ना, बटा हुआ था, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे प्रांतों में, रियासतों में बटा हुआ था। तो उनको प्रांतों को कौन ला के इकट्ठा किया, थोड़ा किया, एक जगह कैसे किया? कौन किए थे? सबको एक मर्ज कर दिए थे। याद आ रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम सुने होंगे। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिनकी विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात के नर्मदा जिले में, 182 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार की उपाधि उनको मिला था। कमेंट करके बताइए सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था और किसने दिया था? कस्तूरबा ने या सरोजिनी नायडू ने या सुचिता कृपलानी ने? तीनों में से एक का नाम बताइए। दूसरा चीज, तो ये प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांत समिति के। अब ये जो समिति बना है, जितनी समिति, जो संविधान सभा चल रहा है चलाने के लिए, इसका कोई संचालन करने वाला होना चाहिए। तो संचालन समिति एक बनेगा, संचालन समिति। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संचालन समिति अगर पूछ लिया जाए, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, चेयरमैन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा देश जब बन रहा था, इसको एक झंडा भी होना चाहिए, तिरंगा झंडा। एक बार एग्जाम में आ गया था, तिरंगे झंडे का अवरोही क्रम, तिरंगे झंडे का अवरोही क्रम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तिरंगे झंडे का अवरोही, अवरोही का मतलब ये छोटा अवरोही, तिरंगे झंडे का अवरोही क्रम कमेंट करके बताइएगा कौन होगा। अभी हम इसको हटा देते हैं। तो अगला बनेगा झंडा समिति। झंडा समिति, ये जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आचार्य जेबी कृपलानी। कौन है, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये इसके साथ में और भी समितियां बनी हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों पर समिति बना है, सरदार पटेल बना है कर्तव्य पर। और क्या बना है, तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए हैं। ऐसे कई समितियां बनी हैं, याद कर लीजिएगा। तदर्थ समिति, तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य पे यही पटेल है। मौलिक कर्तव्यों पर कौन बने हैं, पटेल बने हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, सब समझ पा रहे होंगे। तो ये समितियां मुख्य रूप से हैं समितियां, इन समितियों को याद कर लीजिएगा कौन कौन है। इसको हटा दिया जाए। अब देखिए इतनी समितियां बन गई हैं। अब ये समितियां बनते ही हमारे संविधान का निर्माण शुरू हो गया। समितियों के बनते ही हमारे देश के संविधान का काम शुरू हो गया। इसको हटा देते हैं। जैसे ये समितियां बनी, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन करने के लगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पांडुलेखन समिति के बी.आर. अम्बेडकर, सब लोग अपना अपना कार्य करने लगे, अनेक समितियां काम करने लगी। तुरंत जो है अक्टूबर में कुछ और काम विस्तार में करते हैं और काम दिया करते जाता है, कार्य हो रहा है। जुलाई के बाद में, जून के बाद में जुलाई आता है, 22 जनवरी को समिति बन रहा है। उसी के बाद से 22 जनवरी के बाद में फिर अक्टूबर में भी कुछ काम होता है। ऐसे करते करते जून आ जाता है, जून 1947। तो 3 जून 1947 को संविधान बनी रहा था, हमारा देश बंट गया भारत और पाकिस्तान में। क्योंकि उधर पाकिस्तान में जो जिन्ना है वो कह रहे थे लड़के लेंगे पाकिस्तान, आंदोलन हो रहा था। गांधी अलग कह रहे थे, जिन्ना कह रहे थे लड़के लेंगे पाकिस्तान, और दूसरा कह रहे थे अंग्रेजों बांटो और भागो। इधर गांधी जी कह रहे थे पाकिस्तान का निर्माण हमारे मरने के बाद हमारे शरीर के ही ऊपर होगा। गांधी कह रहे थे पाकिस्तान का निर्माण हमारे मरने के बाद ही हमारे शरीर के ऊपर ही बटेगा, अन्यथा बढ़ ही नहीं सकता। और उधर जिन्ना कह रहे थे। अंततः गांधी का नहीं चल पाया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बट गया 3 जून 1947। अब संविधान जो बन रहा था, अब पाकिस्तान वाले हिस्से को हमने हटा के बनाना, फिर बनाने तो रहे हैं, कुछ बना है कुछ फिर बाकी बनाने का काम फिर थोड़ा सा पुनर्गठन करके किया जाने लगा। यानी कि अब केवल इंडिया को ही लेकर चल रहा है, पाकिस्तान वाले को लेके नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते 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 संविधान हमारा जो है लगभग बन के तैयार होने वाला है। लेकिन इसके पहले 22 जुलाई 1947 को पूछा गया प्रश्न है, PCS प्री में 2019-20 के या 21 के एग्जाम में पूछा गया। मुझे यह नहीं मालूम 20-21 के एग्जाम में है लगभग संभावना। तो संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया, कब अंगीकृत किया, कब उसको मान्यता दिया? तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तिरंगा झंडा लिखें या राष्ट्रीय ध्वज लिखें? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया, कब अपनाया, कब मान्यता दिया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को मान्यता दिया या अपनाया।
तो संविधान सभा ने कब अपनाया ये राष्ट्रीय ध्वज को? ये यहां तक क्लियर हो गया। जुलाई के बाद में 47-48 फिर ऐसे संविधान हमारा बनते 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 बन करके आकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को सॉरी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया, संविधान को पारित किया। अगर ये कहा जाए संविधान कब पारित हुआ, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, संविधान कब अंगीकृत हुआ, कब आत्मार्पित हुआ, कब समर्पित हुआ, मेन शब्द पारित। संविधान कब पारित हुआ या संविधान को किसने पारित किया? संविधान को किसने पारित किया है? संविधान सभा ने। संविधान को किसने पारित किया है? संविधान सभा ने। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। किसने पारित किया है? संविधान सभा ने, यानी कि बन के तैयार हो गया। कहा भैया अपना संविधान ये पकड़िए, लीजिए, मैंने संविधान बना दिया। जितनी भी समितियां थी, जितने लोग हैं, कई लोग हैं, एक दो लोग नहीं, भारत के हर राज्य से लोग इसमें जुड़े हुए थे। लगभग 114 बहसें हुई हैं और बाकी कितना रुपया खर्च हुआ है इस पे, कुछ रुपया खर्च भी हुआ है। 114 बहसें हुई हैं इस पर बनाने में। बहुत विचार विमर्श के बाद में किसी को असंतुष्ट ना करते हुए, हर राज्य को के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने में अहम रोल निभाया। जितने लोग हैं सबको हम लोग शुक्रगुजार हैं, खास करके इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष को भी, सबको भी। सभी का रोल है, केवल इन्हीं का नहीं, सबका रोल है। सबका अपना अपना अलग अलग स्थान रोल होता है। यहां तक हो गया। अब जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया तो लागू क्यों नहीं किया? इन लोगों ने लागू किया है आकर के 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान लागू कब हुआ? 50 को, 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया? ऐसी क्या इनके सामने ऐसी मजबूरी आ गई कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तो तैयार हो गया, लागू क्यों इतना दिन बाद कर रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी रही होगी इनके सामने? एक बार सोचने का प्रश्न उठता है ना। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि इन लोगों ने जो है, इन लोगों ने ऐसा क्या मजबूरी रहा होगा कि इन लोगों ने बन के तैयार हुआ, लागू यहाँ क्यों किए हैं? क्योंकि इसके पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन देख रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1985 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित हुआ था, जिस पर जो है लाला लाजपत राय ने जो है सेफ्टी वाल्व का वो लगाया है, आरोपण किया है ना, सुने होंगे। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठकें हो रही थी, तो उसमें हर साल हर वर्ष होता था, जिसमें अनेक अनेक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक है उसमें मिलेगा। तो 1929 में दिसंबर में, संभवतः 31 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1929 में दिसंबर 31 दिसंबर है या 30 दिसंबर है, यहाँ स्पष्ट मुझे नहीं मिला है, मुझे लगता है 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी किनारे, लाहौर में रावी नदी किनारे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने संकल्प लिया, रात्र में इस नदी में जा करके संकल्प लिया, जल उठा करके, मैं जल माता है, गंगा माता, जो भी उनको कहना होगा, संकल्प लिए हैं, जल उठा करके लाहौर में रावी नदी में संकल्प लिए कि हम अगले वर्ष यानी कि 1930 में जनवरी में, और किस तारीख को उन्होंने डेट रखा है? 26 जनवरी। 26 जनवरी क्यों रखा होगा? कमेंट करके बताइए कि 26 जनवरी को ही क्यों इन देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने डेट रखा। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें इन लोगों ने संकल्प लिया कि हम अगले वर्ष
2030 में 26 जनवरी को देश की स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, देश को स्वतंत्र करा लेंगे। इन लोगों का क्या संकल्प पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। इन लोगों का संकल्प टूट गया, अच्छा नहीं हुआ, नहीं कर पाए काम, देश को स्वतंत्रता नहीं ले पाए। इनका संकल्प अवश्य अधूरा, सपना अधूरा रह गया, सपना अधूरा रह गया। इसलिए हमारे जो यहाँ तक समझ में आ गया, इसीलिए जो है हमारे जब संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये सपना था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये सपना था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हमारा देश तो पहले स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन इनका सपना क्या पूरा हो पाया 26 जनवरी वाला। इसलिए इन लोगों ने कहा देश की स्वतंत्रता का सही मायने तब होगा जब गणतंत्र होगा, जब संविधान लागू होगा। देश की स्वतंत्रता का सही मायने तभी होगा जब देश क्या होगा, स्वतंत्र हो, मतलब संविधान लागू हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने 26 जनवरी का ही डेट रखा, लागू करने का, संविधान का लागू करने का 26 जनवरी का ही डेट रखा, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान देने के लिए। ये नीति शास्त्र भी हमें पढ़ाता है, यही नीति शास्त्र भी यही दिखाता है, सिखाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित। इनका सम्मान देने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे रखा। लेकिन अब 49 के बाद 50 ही आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी 26 जनवरी में 50, इसीलिए लागू किया गया। अब यहाँ पे आप कमेंट करके तुरंत बताइए, यहाँ तक हो गया। कमेंट करके ये बताइए संविधान सभा का अभिभावात्मक किसमें निहित होता है? संविधान सभा का अभिभावात्मक किसमें निहित होता है? संविधान सभा का अभिभावात्मक निहित है, संविधान सभा का अभिभावात्मक निहित है। ए में लिखते हैं संसद में, बी में लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, डी में लिखते हैं जनता में, और डी में लिखते हैं सभी में। कमेंट करके बताइए ए सही या बी सही या डी या सी। संविधान सभा का अभिभावात्मक निहित है संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में या जनता में या सभी में। आगे देखते हैं। अब जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, लागू कब होता है? 24 जनवरी को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। क्या किया? पारित हो गया। बना है वास्तव में 26 नवंबर को, लागू हम कर रहे हैं 26 जनवरी को, लेकिन बना है कब? 26 नवंबर को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस या भारत का संविधान दिवस या केवल संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। चाहे राष्ट्रीय विधि दिवस कहिए या संविधान दिवस कहिए, ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लागू कब करते हैं? 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। अब जब लागू करते हैं, लागू होने के पहले एक-दो दिन पहले, कुछ दिन पहले जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलानी चाहिए कि लागू होने जा रहा हमारा संविधान। आप लोग देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं, अगर गलती है तो बताइए, सुधारा जाए। हाँ, अगर सही है तो सहमत हैं तो आप सिग्नेचर कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए, जितने लोग हैं सब, कि हमको कोई आपत्ति नहीं। तो संविधान सभा की इससे पहले एक बैठक हुआ है, यानी कि वो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी वो कब होगी?
ये 24 जनवरी को होती है 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। इसी दिन सब लोगों ने हस्ताक्षर किया। तो अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम रूप से सब हस्ताक्षर कब करते हैं? इसी दिन हस्ताक्षर। संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया? संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया? 24 जनवरी को। हालांकि 24 जनवरी की अगर बात करें, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान देना यूपी के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। बाकी चीज़ यूपी स्पेशल में देखेंगे आप। तो 24 जनवरी को अंतिम बैठक संविधान सभा का हस्ताक्षर होता है। और इसी दिन 2 चीज़ें हम लोगों ने अपना लिया, हमारे संविधान सभा ने 2 चीज़ें अपनाया, एक राष्ट्रगीत और दूसरा राष्ट्रगान। दोनों 2 चीज़ें हैं। ये राष्ट्रगान वही जिसे हम लोग हर विद्यालय में गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, ऐसा आप हर विद्यालय में स्टूडेंट में। तो ये जो राष्ट्रगान है इसी दिन अपनाया गया। किस दिन अपनाया गया? इस दिन। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? इस दिन। जबकि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को। पूछा गया प्रश्न है, ये सब पूछे गए। ये राष्ट्रगान है जिसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सभी जान रहे होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसको राष्ट्रगीत ने किसने लिखा है और ये कहाँ से लिया गया है? आप कमेंट करके बताइए किसने लिखा है राष्ट्रगीत और कहाँ से लिया गया, ये भी कमेंट करके बताइए। अगर इसका संबंध आनंद मठ से है, आनंद मठ से है, तो ये बताइए आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? आनंद जो मठ है ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। ये आनंद मठ का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसी आनंद मठ में अगर इतिहास से बात करेंगे, आधुनिक भारत की बात करेंगे, इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का सबसे पहले जिक्र मिलता है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का 1860 से 61 में होता है सन्यासी विद्रोह, जिसमें इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसी में किया गया है। आनंद मठ में बंगाली भाषा में लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब आप इसको बताइएगा कमेंट करके, हम वापस आते हैं। अंतिम बैठक ये हो गया, यहाँ तक सबके समझ में आ गया, हटा दिया जाए। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं, ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हो रहा है, संविधान बनके तैयार हो गया, लागू हो रहा है, तो उस समय हमारे संविधान में कितने अनुसूचियाँ थीं? अनुसूची कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुसूची माने शेड्यूल। और यहाँ पे धारा नहीं चलेगा, ध्यान दीजिए। धारा इस समय सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का निर्णय है, धारा 377। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, धारा 377 के संदर्भ में निर्णय दिया है समलैंगिकता। इस पे स्पेशल चर्चा होगा कल के डेट में। आज इतना ही। अनुसूची कितना था और कितने भाग थे जब संविधान बना? जब संविधान बना उस समय 8 भाग थे, 8 भाग थे। लेकिन अब कितना हो गया है? 12 भाग हैं, 12 भाग। कितने अनुच्छेद थे? 395। और कितने हैं? 395 ही है। हालांकि ये जो 395 हैं ये थे, इसमें अब लगभग 470 के लगभग में प्लस में कर सकते हैं, लेकिन सही इतना ही माना जाएगा, क्योंकि ये सब जो इसमें बढ़े हैं वो सब के रूप में बढ़े हैं।
जैसे अनुच्छेद आप देखेंगे, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में 51A है। 51A में भी आपको मिलेगा, सब क्लॉज मिलेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, सब क्लॉज, ये क्लॉज है, यानी कि उसी का पार्ट है, स्वतंत्र है लेकिन उसी से संबंधित। अगर यहाँ पे 51A नहीं लिखते, 395 के बाद सीधे 396 कर देते, 397 कर देते, तो माना जाता। कहीं भी 396 नहीं है, 397 नहीं, इस तरीके का बनाया गया है। अगर 14 है तो 14A बना दिया गया है। 23 है, अनुच्छेद 23 नहीं, 323 है, 323 में A बना दिया, 323 में B बना दिया। इस तरीके का अगर कहीं जोड़े घटाए गए हैं, जोड़े गए हैं, इस तरीके के जोड़े गए हैं, इसीलिए माना जाता है इतना ही माना जाता है। तो इसको लेकिन 470 प्लस मार सकते हैं, यहाँ एक्यूरेट फिक्स नहीं रहता। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, अनुसूची की बात करें, कितनी अनुसूची है हमारे संविधान में? थी 12 अनुसूची थी, और 12 अभी भी नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ गलत बोल दिए हैं। भाग की बात करेंगे, भाग जो है इस समय जो है 25, 14 भाग पहले थे, थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी बोलते हैं, हम अनुसूची पे बता दिए थे। यहाँ पे जो है शुरुआत में 8 अनुसूची था, अब कितना हो गया बढ़कर 12 अनुसूची हो गया है। और यहाँ पे कितने भाग थे? शुरुआत में इतना भाग थे, अब कितना भाग हो गया है? तो 14 क्या, इसमें 14 भाग से 22 भाग कहेंगे, और 22 अभी मान के चलिए 22 से 25 कर सकते हैं, तो 25 कहा जा सकता है, चूँकि 1-2 घटा है और 2-3 बढ़े हैं, 3-4 बढ़े हैं, तो वर्तमान में 25 भाग दिख रहे हैं। वर्तमान में 25 भाग, तो ये कह सकते हैं 25 भाग की संख्या बता सकते हैं। इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? 12। इसको थोड़ा सा हमें अनुसूची को भाग समझ लिया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन सुधार लीजिए। कितने भाग इस समय? 22 कह सकते हैं, 22, लेकिन 3 बढ़ गया इसलिए इतना माना जा सकता है। और ये कितने अनुसूचियाँ थी? 8 थी, और कितना हो गया? 12। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, अगर एक लाइन में तो अभी मैं बता देता हूँ। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे, मैं अब हटा देता हूँ। फटाफट हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए, जितना पढ़े हैं अभी तक, तो फटाफट रिवाइज कर लिए। यहाँ तक हो गया सबका? फटाफट रिवाइज करिए। बताइए, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। किसकी संस्तुति के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर। जब संविधान सभा बना तो संविधान ने पारित कर दिया। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, कुल कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे। अभी भी 22 हैं, लेकिन उसको 25 भी लिख सकते हैं, तो 22 के बजाय 25 भी लिखा जा सकता है। दोनों नहीं देगा, या तो 22 ही देगा या 25 ही देगा। 22 भाग थे, अब कितने हो गए हैं उसे बढ़ करके? 25। कितना हो सकता है? कितने अनुसूची थे? अनुसूची 8 थे, अब कितने हो गए हैं? 12। अगर ये पूछ लिया जाए कितने अनुच्छेद थे, ये नहीं पूछता अनुच्छेद, लेकिन कोई पूछता तो 395 है, बता दीजिए कैसे बढ़ते हैं इतना, लेकिन उसको नहीं माना जाता है, ये भी बता सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का अभिभावात्मक किसमें निहित है, तो आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। अगर ये पूछ लिया जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हस्ताक्षर, इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी संविधान सभा ने अपनाया। अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के पहले जो संवैधानिक सलाहकार हैं कौन है, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये वही हैं जिन्होंने प्रारूप समिति को तैयार किया था। प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन हैं? कौन थे चेयरमैन?
यानी कि अध्यक्ष। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 7 सदस्य थे, जिसमें कन्हैया लाल मुंशी लाल भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी होते हैं। D.P. खेतान भी रहते हैं, लेकिन D.P. खेतान का मृत्यु हो जाता है। N. माधव राव आते हैं उनके स्थान पर। तो 7 सदस्य। समितियां अनेक प्रकार की बनी हैं। ये जो समितियां बनी हैं कब बनी है? 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया है? संविधान सभा ने अपनाया क्या है? क्या अपनाया है? उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं की देन है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना के स्थान पर क्या रखा गया? उद्देश्य का प्रियम्बल। उद्देश्य का कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब होता है? जुलाई 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी बनते हैं। यहाँ तक हो गया। पहला अध्यक्ष कौन बनता है? चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष अस्थायी हो या अस्थायी, पहले कौन बनते हैं? पहले कौन बनते हैं? पहले ये बनते हैं, क्या नाम इनका? सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ तक हो गया। अब कमेंट करके एक जरूर बताइएगा, ये जो भारत है, भारत राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भारत राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? दूसरा चीज, ये जो संविधान सभा बना है, संविधान सभा में कुछ महिलाएं तो भी रही होंगी, कुछ SC भी रहे होंगे। तो कमेंट करके बताइए SC कितने थे? SC की संख्या व्हाट? महिलाएं कितनी थी ये मैं बता देता हूं। महिलाओं की संख्या 15, कहीं कहीं किताब में 12 भी मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए बता दिया कि 12 जो है गलत है, 15 सही है। महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 थी। 15 का नाम नहीं याद करना है। कितना रट के जाओगे, कितना याद करके जाओगे? यहाँ 15 का नाम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 15 का नाम याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 15 महिलाओं का नाम याद करने में कोई कॉन्सेप्ट आता है क्या? रटना है। तो 15 का नाम पूछेगा भी नहीं। लेकिन इतना जानिए, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। SC कितने थे? एक कमेंट करके बताइए। ये कम पूछा जाता है, बहुत कम, रेयर केस में, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ तक है, जो छूटा रहेगा वो अगले टॉपिक में आ जाएगा। तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए। अशोक राज को देखते रहिए अल्वीडो IAS, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।